डिसेबिलिटी एक्ट आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इसके सेकंड पार्ट में आप सबका वेलकम है। मैंने पहले ही बताया था, जैसे आप टॉप में देख सकते हैं सेक्शन 39, जिसके तहत ये पब्लिक अवेयरनेस पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। और आपका जो फ्री लीगल एड का राइट है वो 7 के 4 के सी में है। ये पिछले वीडियो में हमने एक होलिस्टिक अप्रोच देखा था, इस बार हम डिटेल में जानेंगे। चैप्टर 2 में 3 और 4 है, लेकिन चैप्टर 1 में पहले मैं बता दूं कि चैप्टर 1 में कुछ नहीं है, बस ये लिखा है कि 19/4/2017 को ये एक्ट बन के हुआ, और सेक्शन 2 केवल डेफिनेशन क्लॉज है। अब आते हैं सेक्शन 3, 4 एंड 5। तो 3 और 4 में इक्वलिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन और वीमेन एंड चिल्ड्रन के लिए अलग से राइट्स दिए गए हैं। और पांचवा सेक्शन 5 जो है वो आपको सोशल बीइंग मानता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सेक्शन 5, यानी आप सोशल बीइंग हैं, आपको अलग थलग रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तारे ज़मीन पर है कि बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था और उसको अलग थलग रखा जाता था, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। कम्युनिटी लाइफ का राइट आपका सेक्शन 5 देता है। यही बातें हमने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में भी पढ़ी है, मगर आज हम 2016 डिसेबल एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। इवन मेंटली रिटार्टेड लोग मेंटली हेल्थ एक्ट में कवर नहीं होते, और कहीं ना कहीं कुछ मानसिक तौर पे परेशान लोगों को भी इस में रखा गया है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सेक्शन 2ZC में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को भी डिफाइन किया गया है। डिसेबिलिटी जो पार्किंसंस के कारण हुई है, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण, या हीमोफीलिया के कारण, या सिकल सेल एनीमिया के कारण जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, इन सब को भी कवर किया गया है। और विकास कुमार वर्सेस यूपीएससी 2021 सुप्रीम कोर्ट में डिस्ग्रेफिया नाम की बीमारी से जो बच्चा ग्रस्त था और उसको एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया स्क्राइब के साथ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को डांट लगाई और कहा आपको फिजिकल डिसेबिलिटी या एसिड अटैक विक्टिम या ड्वार्फिज्म, लेप्रेसी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर जो क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के कारण होते हैं, जो परमानेंट होते हैं, जिनको मेंटली इल पर्सन की तरह इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, उनको भी लिबरल तरीके से कंसीडर करना है। और इस एक्ट में सेक्शन 5 के आगे हम जाते हैं सेक्शन 6, 7 और 8। तो आप देख सकते हैं क्रुएल्टी आपके साथ कभी हो, एब्यूज़ हो, या आपकी प्रोटेक्शन, तो आप ध्यान रखें कृष्ण भगवान की तरह यहाँ सारा का सारा पावर जो है वेलफेयर स्टेट में जो ड्यूटी दी गई है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सेक्शन 7 का 4, 7 का 4 का C, 7 का 4 का 5। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ। फ्री लीगल एड तो आपका है ही है। 7 के 4 में ये पुलिस वाले की ड्यूटी है कि वो कंप्लेंट करे कि किसी भी डिसेबल के साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन अगर उसको दिखता है। मैं आपको बता दूं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बिल्कुल कृष्ण भगवान की तरह हैं। अगर हमारे दिव्यांग भाई या स्पेशली एबल्ड भाई या बहन द्रौपदी के रूप में है, तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है वो उस एक्सप्लॉयटेशन को रोकें। जो अभी हमने पढ़ा था, उस एक्सप्लॉयटेशन को रोकते समय वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला सकते हैं एनजीओ के साथ मिलकर, या खुद, या प्रोटेक्टिव कस्टडी में उसको लेकर जो सेफ होम है वहाँ भेज सकते हैं, या मेंटेनेंस दिला सकते हैं, रिहेबिलिटेट भी कर सकते हैं। जी हाँ, हम ये जानते हैं कि शारीरिक कमी के कारण वो बहुत वल्नरेबल हैं, और इस एक्ट में हमने देखा कि ये माना गया है कि आप बहुत वल्नरेबल हैं, और अगर आप बच्चे हैं, लड़की हैं, तो आपके हर एक अधिकार एफर्म किए गए हैं। तो वल्नरेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए चैप्टर 9, 10, 11, 12 भी बनाया गया है। चैप्टर 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8 की राइट को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है। तो 6 में क्या है, इसमें स्पेशल प्रोविज़न है बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे। जो मोस्ट वल्नरेबल हैं वो यहाँ कवर होते हैं, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, और इसीलिए इसमें एक स्माइल बनाया हुआ है आपके लिए। फ्री एजुकेशन सेक्शन 21 में, रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन सेक्शन 32 में, आइडेंटिफाई करना है कौन बेंचमार्क डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं 33 में, रिजर्वेशन देना है 34 में, 35 बोलता है इंसेंटिव दो ऐसे एम्प्लॉय को जो 5% रिजर्वेशन देते हैं ऐसे लोगों को अपने नौकरी में, और स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जी हाँ, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तो आपने सुना होगा, मगर स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का प्रावधान सेक्शन 36 में, और सेक्शन 37 में स्पेशल स्कीम्स हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं होती और सरकार का पैसा वो वेस्ट हो जाता है। तो 2 के Z के C में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को भी डिफाइन किया गया है बेंचमार्क डिसेबिलिटी में, और ड्वार्फिज्म, और ये जितनी भी बातें मैंने कही जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी की, इनका हमें पता होना चाहिए। और
एसिड अटैक विक्टिम्स और इंटेलेक्चुअल डिसेबल्स, मेंटल बिहेवियर भी इसमें कवर होता है। हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि इसमें मेंटल बिहेवियर कवर नहीं होता, जो मेंटल हेल्थ एक्ट में कवर नहीं हो रहा वो भी इसमें कवर होगा। मोटा फर्क ये होता है कि मेंटली हेल्थ में जो इलनेस होती है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ये और ये परमानेंट होती हैं। तो ये एक्ट जो है परमानेंट डिसेबल्स के लिए है। और अब आप देखते हैं कि आपने देखा चैप्टर 9 में क्या प्रोटेक्शन है। अब हम बारी बारी देखते हैं। अगर आप वल्नरेबल हैं तो इस एक्ट ने ये बात ध्यान रखते हुए चैप्टर 9 बनाया कि जो भी इंस्टीट्यूशन डिसेबल्स के सरकार का फंड लेके एनजीओ चलाते हैं या फिर इनके लिए काम करते हैं तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही रजिस्टर कर सकती है। और अगर आप कोई भी चीज़ का वायलेट करते हैं तो मैंने आपको बताया सेक्शन 89 में 5 लाख रुपए तक का दंड और आपको डी लाइसेंस तो किया ही जाएगा। यही बात मेंटल हेल्थ एक्ट में भी हमने पढ़ा 2016 में। आगे हम देखते हैं चैप्टर 10 में क्या है। तो वहाँ पर एक तरीके से सर्टिफिकेशन की बात है। स्पेसिफाइड डिसेबल के लिए क्या गाइडलाइंस हैं। हर एक को आंख बंद करके डिसेबल नहीं किया जा सकता। तो अगर आपको पता है इस देश में कई लोग फ्रॉड करके बेनिफिट ले लेते हैं जबकि वो इंटाइटल्ड नहीं होते, जिससे जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए वो उनको बेनिफिट नहीं मिलता। तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये जो रेड वाला पार्ट है चैप्टर 16 का ऑफेंस एंड पेनल्टी से डील करता है और इसका सेक्शन ये 91 आप ध्यान दें। इस 91 में यही है कि अगर किसी ने फ्रॉड तरीके से इसका बेनिफिट लिया तो उसको हम जेल भेज देते हैं और इसके लिए आपको अलग से कोर्ट बना के दिया गया है। आप देख सकते हैं सेक्शन 84 और 85 स्पेशल कोर्ट है और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो इतना बढ़िया तरीके से अभी तक आपने चैप्टर 9 पढ़ा, रजिस्ट्रेशन, सेक्टर 10 पढ़ा, सर्टिफिकेशन। अब चैप्टर 11 और 12 देखें। 60 to 73 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी बनाई गई है और ये स्टेट लेवल पे भी काम करती है सेक्शन 60 और 66 में। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट पावर दिया गया है इस पूरे एक्ट में, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, आइडेंटिफाई करने में, रिकॉर्ड मेंटेन करने में, एक्शन लेने में, तो आपने सबसे पहले सेक्शन 4 में सेक्शन 7 में कृष्ण भगवान के रूप में देखा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पुलिस की ड्यूटी भी आपने जानी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जब लगे कि भाई कोई ऑफेंस हो गया है, जैसे चैप्टर 16 में 89 से 95 के बीच में, तो वो जो हैं वो मजिस्ट्रेट के आगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आगे उस एक्यूज को पेश करवा सकते हैं। लेकिन मैं 74 से 83 की बात चैप्टर 12 की इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि चीफ कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर बहुत पावरफुल पोस्ट हैं इस एक्ट में। और आप इस एक्ट को अप्रिशिएट करेंगे कि सरकार ने ये कहा है कि सेंट्रल लेवल पे 2 अगर हमारे चीफ कमिश्नर होंगे तो एक उसमें से डिसेबल होना चाहिए और स्टेट लेवल पे जो हमारे स्टेट कमिश्नर होंगे उनको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। यानी आपने देखा कि जिस भी चीज़ों में हमने कोई रिड्रेसल फॉर्म रखा है तो या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डिसेबल्स के ऊपर जो करते हैं उसमें हमने आधे से ज़्यादा तो डिसेबल लोगों को ही रखा है ताकि कोई भी गिनी पिग की तरह उन पे एक्सपेरिमेंट ना हो। चैप्टर 9, 10, 11, 12 आपने देखा, 6, 7, 8, 9 कर आपने देखा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 10, 9 और 10 में। हम मान के चलते हैं कि जर जोरू ज़मीन का लड़ाई केवल आम इंसान जो भगवान ने 2 हाथ 2 पाँव और 3 टाइम के खाना के साथ भेजा उनकी नहीं, जो फिजिकली या मेंटली डिसेबल हैं उनके लिए भी वेलफेयर स्टेट होने के कारण इतने बेहतरीन कानून में जर जोरू ज़मीन के सारे अधिकार किस तरह प्रोटेक्ट हों उसको एक्नॉलेज किया गया है। सेक्शन 9 में आपको अपना घर बसाने, आपकी फैमिली का राइट एक्नॉलेज किया और सेक्शन 10 में आपकी रिप्रोडक्टिव राइट्स को एक्नॉलेज किया। और क्योंकि ये लोकतंत्र है, आप सिटीजन हैं, वोट देने का राइट आप नहीं जा सकते, आप तक आ जाएगा। ये बात चैप्टर 2 के सेक्शन 11 ने। इसी तरह न्याय तंत्र भी यानी कि सेक्शन 12 जुडिशरी भी ये ध्यान रखे कि कोई हैंडीकैप है तो आपका बिल्डिंग ऐसा हो कि वो ऊपर तक चढ़ सके। तो आपने सेक्शन जाते जाते 13 भी देखें कि 13 में ये लिखा है कि प्रॉपर्टी के जो राइट्स होते हैं, जर जोरू ज़मीन की हम बात कर रहे हैं, तो ज़मीन का सेक्शन 13 में आर्टिकल 300 कैपिटल ए के तहत ये लिखा हुआ है, उस राइट को एक्नॉलेज किया है कि आपका प्रॉपर्टी राइट जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 300 के ए में, वो स्टैट्यूटरी राइट भी है 13 में। जी हाँ, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन अगर हमें लगता है कि आप वल्नरेबल हैं, अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते, तो वहाँ पर आपके 14 और 15 में गार्डियंस को और अथॉरिटी जो है लर्नेड डिस्ट्रिक्ट जज, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट या किसी भी
मेंटल हेल्थ एक्ट और डिसेबिलिटी एक्ट के तहत जो हैं आपको कोई टेम्परेरी तौर पर कोई गार्डियन भी दिया जा सकता है ताकि आप अपने लीगल राइट्स को वो कर सकें। मैंने आपको बताया था सेक्शन जर जोरू ज़मीन का जर यानी लीगल राइट सेक्शन 13-14 में ये कानून एक्नॉलेज करता है आपकी लीगल कैपेसिटी को, लेकिन अगर आप कहीं से नहीं कर पाते तो गार्डियनशिप देता है, अथॉरिटी भी सपोर्ट आपको करती है। और फिर आपका आता है एजुकेशन, क्योंकि होलिस्टिक एजुकेशन होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए। सेक्शन 17 में आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो ड्यूटी है वो 16 ने बताई है। और तारे ज़मीन पर की मूवी याद आती है। और एडल्ट एजुकेशन सेक्शन 18 साल में तो वैसे भी बंदा एडल्ट हो जाता है। थर्ड पार्ट में हम और बेहतर तरीके से इस एक्ट को जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।